दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है सीजी व्यापम के द्वारा जो है सहकारिता विभाग में 398 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सीट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो कौन भाग ले सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी। पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में जो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी जो है भाग ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के कारण इसे यह अधिकार प्राप्त है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये जो है महत्वपूर्ण टिप्स हैं। तो प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिए हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब हटाए जा सकते हैं? जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा तभी जो है हटाए जा सकते हैं। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है, तभी जो है हटाया जा सकता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं आपको। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है तो नहीं हटाया जा सकता। ये जो है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रश्न अगर पूछता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो कब हटाए जा सकते हैं? जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा तभी हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो कितने समय तक बना रह सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री जो है 6 माह तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। ये जो है इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, भारत के किसी राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो कौन कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग जो है मंत्रिपरिषद ही कर सकता है। भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर नए संसदीय चुनाव को आदेश दे सकता है। ये भी इसका मुख्य पॉइंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 से 1957 ईस्वी में, इसके साथ ही 1957 से 1962 ईस्वी में जो है कार्य अवधि में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव यानी कि कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत के सभी अधिकारियों का वह प्रधान होता है। यदि प्रश्न पूछता है कि भारत के सभी अधिकारियों का प्रधान कौन है, तो आपको याद रखना है भारत के मंत्रिमंडल के सचिव जो है भारत के सभी अधिकारियों का मुख्य प्रधान होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में बंटवारों के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों में बंटवारों के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। अभी तक 12 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। यदि प्रश्न पूछता है कितने वित्त आयोग गठित हुए हैं, तो आपको याद रखना है 12 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के बारे में सिफारिश करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए, है ना। संविधान के अनुच्छेद 350 ए के ए में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है। गांधी जी की संकल्पना के अनुरूप जो है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिया जाए, अनुच्छेद 350 ए में जो है इसका प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो प्रारूप समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष महान कानूनविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। अब प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचवर्षीय योजना को जो है अंतिम रूप से अनुमोदित जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 11 दिए हुए, विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में किस पर बल दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी पर हमला। विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में जो है मुख्य रूप से गरीबी पर हमला पर बल दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा को जोड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में जो है संथाली भाषा को वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को तथा 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुर को तथा 92 नंबर के संविधान में जो है संशोधन के तहत 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार अब संविधान में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है, इसको भी आप याद रखेंगे। और यह मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा है। देखिए अंग्रेजी भी जो है सहायक राजभाषा है, ये जो है मुख्य रूप से मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की भी राजभाषा है। संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं, अब इसको आप नोट करते जाइए लाइन से। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, ये जो है मुख्य रूप से संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के नाम हैं, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 338 ए, है ना। भारतीय संविधान के 338 ए अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है ना। भारतीय संविधान के भाग 16वें के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का जिक्र भी किया गया है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, है ना। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को भी निर्वाचित किया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19, है ना। भारतीय संविधान के 19 अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का के अधीन प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अंतर्गत जो है 3 तत्व शामिल किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप नोट करते चली जाइए। पहला जो है सूचना के सभी स्रोतों तक पहुँचने की स्वतंत्रता, है ना। दूसरा जो है सूचना को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता। तीसरा जो है प्रकाशित सामग्री के प्रसार, विक्रय तथा प्रचार की स्वतंत्रता। ये जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की कौन कौन सी स्वतंत्रता को प्रस्ताव दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 का। इसके साथ ही जो है 3 जो है मैंने इसके तत्व शामिल बताए हैं, उसको भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित हैं? ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर जो है सीट आवंटित है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना बहुत जरूरी है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कुछ योग्यता, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बनते ही हैं, तो आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता भी होना चाहिए, जो कि पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 20 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। तीसरा जो होता है वह उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष के लिए व्यवसाय कर रहा हो, यानी कि वह 10 वर्ष के लिए एडवोकेट होना चाहिए। चौथा जो हो सकता है वह राष्ट्रपति की राय से लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ये जो है इसका मुख्य योग्यता होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन, है ना। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर डी सी रंगराजन जी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्याज भुगतान। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद जो है ऑप्शन नंबर ए ब्याज भुगतान है। गैर योजना का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज भुगतान है, जिसका वित्तीय वर्ष 2005-06 में ब्याज अदायगी के लिए बजट रुपये जो है 13,03,945 रुपये रखा गया था, जो किसी भी गैर योजना खर्च में सबसे ज़्यादा है। तो यदि अगर प्रश्न पूछा जाता है गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए ब्याज भुगतान। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती रहेगी।